नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एकलव प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज से हम लोग पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का पहले सेगमेंट में, आज हम उसका द्वितीय चरण की बात करेंगे। प्रथम में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी संबंधित उसके आकार, स्थिति इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन आज हम सेकंड भाग में बात करेंगे इसके नगरीकरण की। तो आइए देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता, वैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझना हो तो आप इसे पूरी तरीके से समझना चाहते हो उस लेक्चर को, तो इसका पहला भाग जरूर देखें, क्योंकि पहले भाग को देखे बिना आप हड़प्पा सभ्यता को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि सेकंड भाग जो इसका है वो 20 से लिया जाना है और आपको शुरुआत करनी है तो इसके पहले पार्ट पे जाइए, फिर इसको आके देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो कि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम थे। एक कांस्ययुगीन सभ्यता था, प्रथम नगरीय सभ्यता था, वैसे बहुत सारे नाम थे, लेकिन एक नाम जो था वो क्या था बेटा, एक नाम बहुत ज़्यादा मतलब काम में आने वाला है, वो नाम था प्रथम नगरीय सभ्यता। ये जो पॉइंट आने वाला है प्रथम नगरीय सभ्यता का, ये पॉइंट हमें पकड़ना है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब प्रथम वर्ड आया तो द्वितीय भी आएगा। द्वितीय नगरीकरण कब आएगा? जब बुद्ध आएंगे, महावीर आएंगे, महाजनपद काल आएगा, तब सेकंड अर्बनाइजेशन आएगा, मतलब सेकंड नगरीकरण आएगा। प्रथम नगरीकरण में कौन आया बेटा? अभी प्रथम नगरीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें एक पॉइंट और जोड़ना है, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब इन दो टर्म का यूज करूंगा मैं, हालांकि इसके नाम सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता है, में से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको हम प्रथम फेज में, फर्स्ट फेज में कर चुके हैं। हमें सेकंड फेज में बात करना है प्रथम नगरीकरण। मैंने क्यों लिखा है, और मैं जो भी चीज लिखता हूं उसकी अपनी कोई वजह होती है, बगैर वजह का कुछ नहीं होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को मोटे तौर पर यदि हम देखें तो इसे 3 चरणों में बांट कर पढ़ें। देखो, जीवन का एक नियम बना लो, किसी भी चीज को जितने टुकड़ों में बांट कर पढ़ोगे वो चीज उतनी आसान हो जाएगी। जैसे हम चपाती खाते, रोटी खाते, क्या पूरी की पूरी खा जाते? नहीं ना। उसको आसान बनाने के लिए कि पाचन क्रिया आसान हो, पच जाए वो चीज, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर खाते हैं। जीवन का सत्य है यार ये। उसी प्रकार यदि हमें कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को इतने टुकड़े कर दो, इतने पैराग्राफ, इतने टुकड़ों में बांट दो उस चैप्टर को, कि उसका दिमाग पढ़ते समय उसका पाचन तुरंत दिमाग में हो जाए। भाई, जिस तरीके से आपके भोजन का पाचन पेट में होता है, उसी प्रकार से विचारों का पाचन माइंड में होता है। यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो उस शब्द को तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि उसका पाचन, डाइजेस्ट आपका मन में, आपके माइंड में तुरंत हो जाए। क्लियर? तो इस सभ्यता को हमने 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण, और इसका द्वितीय चरण, और तृतीय चरण। इस सभ्यता को आप 3 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हो। प्रथम चरण में हम लोगों ने बात की थी इसके आकार की। इसका आकार क्या था? इसके क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई की बात की थी। आकार की बात की थी कि इसका आकार कैसा था? आयताकार था, सॉरी, इसका जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। आकार की बात की थी। डेल्टाकार। इसकी स्थिति की बात की थी बेटा हमने। इसकी स्थिति कहाँ? इसकी स्थिति कहाँ थी? पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में। यदि हम आज का भारत देखें तो इस वाले भारत में थी इसकी स्थिति थी। इसका विस्तार कितने देशों में था? तो ये भी बताया था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे पहले हमने इंडिया लिखा तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ था? इंडिया में था। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमने आपको और भी चीज़ें बताई थी। इसमें हमने आपको
क्षेत्रफल बताया था। इसमें हमने इसके नाम की बात की थी और नाम के साथ हमने अन्य नाम की भी बात की थी। इसका प्रमुख नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अन्य नाम क्या है? हमने बताया था आपको अन्य नामों में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात की थी। इसी को हमने कहा था सैंधव सभ्यता भी नाम दिया था। सैंधव सभ्यता भी नाम दिया था। इसी को हमने नाम क्या दिया था? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा था। इसी को हमने कहा था कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा था। कांस्ययुगीन सभ्यता भी हमने इसको नाम दिया था। तो इस प्रकार से हमने इसके विभिन्न नाम पढ़े थे, लेकिन इसका जो मेन नाम था, ऑफिशियल नाम है, वो क्या था? इसका हड़प्पा सभ्यता था। इसके बारे में हमने जाना था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके अलावा हमने प्रथम फेज में जाना था कि इसके निर्माता कौन थे। इसके निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। इसके निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। या कौन सी प्रजाति पाई जाती थी सबसे ज्यादा? हमने इसके बारे में भी आपसे बहुत ज्यादा चर्चा की। तो इस प्रकार से हमने प्रथम फेज में हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी पड़ी थी बेटा, वो क्या था? प्रथम फेज में ये थी। चूंकि आज हमारा विषय प्रथम चरण से संबंधित नहीं है और इस समय हमने नदियों की भी खूब सारी चर्चा की थी, इतनी सारी चर्चा की थी कि आप यकीन मानो कि आप पहला वीडियो देख लोगे तो इतिहास को पढ़ने का जो तरीका है, अप्रोच है, आपका दृष्टिकोण है, वो पूर्णतः बदल जाएगा। लेकिन अब हमें बात करनी है द्वितीय चरण की, और द्वितीय चरण जब आता है तो द्वितीय चरण में दो नाम द्वितीय चरण से जोड़ दिए जाते हैं, एक तो प्रथम नगरीकरण का और एक कांस्ययुगीन सभ्यता का। इसके पीछे की अपनी एक वजह है, आप समझिए इस वजह को क्या है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, देखो मेरी क्लास जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होती है। मैं कोई भी चीज जो बोलता हूं उसको प्रूव करता हूं, ठीक है? वो कैसे? तो आप एक कॉन्सेप्ट रखो O2 का। O2 आप लोग सब लोग समझते हो। O2 क्या है? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो आपसे बोला जाए कि भाई गांव की ऑक्सीजन क्या है, ग्रामीण जीवन की ऑक्सीजन क्या है, और नगर की ऑक्सीजन यानी शहर की ऑक्सीजन क्या है? आपके मन में आएगा सर ये कैसा क्वेश्चन है? तो गांव की ऑक्सीजन है कृषि। यदि गांव में कृषि नहीं होगी तो गांव उजड़ जाएगा और गांव की बस्तियां खंडर बन जाएंगी। जब गांव में कृषि नहीं होंगे तो लोग नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो भाग जाएंगे, तो वहां के मकान क्या होंगे? धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। उन गांव का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? गांव की ऑक्सीजन कृषि है, और यदि कृषि नहीं होगी तो वहां के लोग कहीं अन्यत्र भाग जाएंगे। मतलब गांव का विनाश नहीं हुआ, गांव का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब वहां से लोग चले गए, कहीं अन्यत्र चले गए, तो गांव का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उसी प्रकार नगरों की ऑक्सीजन होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार। यदि नगरों का व्यापार खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो नगर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन कर जाएगा, पतन कर जाएगा। मतलब वहां के जो भी व्यक्ति हैं वो सब भाग जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से व्यापार से जुड़े हुए, और जब वो भाग जाएंगे तो वहां के मकान क्या हो जाएंगे? खंडर हो जाएंगे। मतलब उस नगर का क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। वो नगर क्या हो जाएगा? उसका पतन हो जाएगा। अब इतना आप बात समझ गए? तो यदि गांव की ऑक्सीजन कृषि है लेकिन नगर की ऑक्सीजन क्या है? व्यापार है। लेकिन अब आपने ये भी देखा होगा कि गांव ही क्या बनते हैं? ग्राम ही क्या बनते हैं? एक दिन नगर बनते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। गांव ही क्या बनते हैं? एक दिन क्या बनते हैं? नगर बनते हैं। ये बात आप समझ रहे। लेकिन ये क्लियर नहीं है गांव ही एक दिन क्या बनते हैं? नगर बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जितने गांव हैं पूरे के पूरे नगर बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि ग्राम नगर बनते हैं, लेकिन पूरे नगर ग्राम नहीं, पूरे ग्राम नगर कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक कारण होता है कि
जैसे क्या होता है आपको समझना होगा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट जो आने वाला है वो क्या है। आप मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप इतिहास पूरी तरीके से, आपको कभी इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतिहास को इस तरीके से समझ जाओगे कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि हम इतिहास पढ़ कैसे सक रहे हैं, हम समझ कैसे सक रहे हैं। एक निम्न स्तर का बच्चा भी इसको समझ सकता है और आपका पीसीएस टच करेगा, मेंस करेगा। ये वनडे एग्जाम तो मेंस करेगा, लेकिन साथ में पीसीएस भी टच करेगा। ये कैसे? मैंने आपको एक चीज बताया, n इक्वल्स n। मैं एक चीज बताने वाला हूं आपको यहां से, n इक्वल्स n। जब आप इसको पढ़ोगे तो n का मतलब है नदी और n का मतलब है नगर। मतलब नदी जितनी बड़ी होगी नगर उतना बड़ा होगा, नदी जितनी छोटी होगी नगर उतना छोटा होगा। नदी जितनी बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले लें तो दिल्ली यमुना के किनारे, दिल्ली मथुरा यमुना के किनारे, आगरा आगरा यमुना के किनारे, इलाहाबाद गंगा के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। मतलब भारत के जितनी टॉप सिटीज है वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं। जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा नगर, जितनी छोटी नदी उतना छोटा नगर। नगरों का विकास नदियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि नदी उस नगर का महत्वपूर्ण जल संसाधन होती है। जिस नगर में जल ही नहीं होगा तो वहां जनसंख्या कैसे निवास कर पाएगी, जल की आपूर्ति कैसे होगी। आप भी एक खाली प्लॉट लेने जाओगे तो क्या करोगे? सबसे पहले आप जब खाली प्लॉट लेने जाओगे तो वहां पर जल की अच्छी खासी सुविधा देखोगे कि जल है कि नहीं है। क्या रेगिस्तान में चले जाओगे रहने के लिए? नहीं ना। आप कहाँ जाओगे? जहां जल की काफी अच्छी मात्रा हो, आप वहां रहने जाओ। जहां सड़कें अच्छी होंगी, जहां हॉस्पिटल्स बगल में होंगे, वहीं तो रहोगे ना। तो जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा नगर। अब तुम कहो कि नदी है इतनी सी और नगर इतना बड़ा हो जाए, तो ये आप सपने देखना छोड़ दो, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि नदी का जो जल है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक सेक्टर को भी महत्वपूर्ण होता है। नदी का जो जल है वो पेयजल के रूप में भी प्रयोग होता है। अब इतनी सी नदी है, इसको या तो पानी पानी पीने मिल जाए या औद्योगिक सेक्टर में मिल जाए पानी। तो आप कहो कि कभी लखनऊ दिल्ली बन जाए, कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि गोमती लखनऊ के किनारे है और दिल्ली यमुना के किनारे है। जितनी बड़ी यमुना है उतनी बड़ी गोमती नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई नदी कितनी बड़ी है। एक गांव में चले जाओ, छोटा सा नरवा टाइप का होता है, क्या वो कभी दिल्ली बन जाएगा? उस नरवा पे इतना वजन कैसे रख दोगे तुम? कैसे बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता वो नाला। तो यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए थे। जैसे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, लोथल, रावी के किनारे हड़प्पा। तो देखिए सिंधु नदी जो, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो बड़े बड़े नगर थे वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बसे। अब आपको समझ में आया होगा कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों बताएं। अब वही गांव नगर बन सकता है जो बड़ी नदी के किनारे जो गांव बसा है। अब तुमको जो गांव छोटे नाले के किनारे बसा है वो कैसे बन जाएगा? तो सभी गांव नगर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ कुछ गांव नगर बन सकते हैं। उसकी शर्त है कि उसके पास जल संसाधन मौजूद है या नहीं है। तो हमें क्या करना था प्यारे बच्चों? हमें इसी की बात करनी थी कि देखो, हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको 3 चरणों में बांटा था। प्रथम चरण था, द्वितीय चरण ये है, तृतीय चरण ये है। प्रथम चरण में जो नगर गांव थे, प्रथम चरण में ये हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। ये इनका प्रथम चरण में इसका स्वरूप कैसा था?
ग्रामीण चरण का था, ये ग्रामीण रूप में थी अपनी। लेकिन बाद में ये ग्रामीण जो नगरों के किनारे कुछ गांव बसे थे वो काफी व्यापार में क्या हो गए, आगे बढ़ गए, और वही ग्राम कुछ ग्राम जाके सेकंड फेज में पहुंचे तो यही ग्राम क्या बन गए, नगर बन गए। क्या बन गए, तो नगरीकरण कब आया, द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में नगरीकरण नहीं था, नगरीकरण कब आया, इसके द्वितीय चरण में आए। तो यहां से गांव क्या बन गए, नगर बन गए। कहां बन गए, इस वाले फेस में। तो नगर की पहली शर्त है कि वो गांव होते। अब हम इसके नगरीकरण की बात करें कि जो नगर थे वो कैसे बने थे। अब नगर जब बन जाता है तो नगर का संबंध होता है लिपि से। किससे होता है, लिपि से। नगर का संबंध होता है व्यापार से। नगर का संबंध होता है शिक्षा से। तो देखिए, इनकी अपनी एक लिपि थी जिसका नाम था सैंदप लिपि। इनका व्यापार भी होता था, शिक्षा भी थी इनकी। इनकी क्या थी, शिक्षा थी। इसी कारण तो इसको साक्षर क्या, इस साक्षर सभ्यता कहा गया। यह भारत की प्रथम साक्षर सभ्यता थी। गांव के लोग थोड़ी पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। सबसे ज्यादा एजुकेशन का जो इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ का होता है, नगरों का होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कैसे, हड़प्पा सभ्यता। तो अब इसमें क्या करना है हमें, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण कैसे होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण के लिए जाने जाते थे, मतलब नगर नियोजन के लिए जाने थे। नगर नियोजन के लिए काफी विख्यात थे। यानी ये जो नगर बनाते थे वो प्लानिंग के तहत बनाते थे। पहले क्या करते थे, एक प्लानिंग बनाते थे। प्लानिंग कैसे बनाते थे, पहले मैदान को साफ करते थे, फिर क्या करते थे, मैदान को साफ करके सड़कें बनाते थे, नालियां बनाते थे, इसके बाद मकान बनाते थे। आज के लोग पहले मकान बना लेंगे, फिर नालियां बनाएंगे, फिर सड़कें बनाएंगे। आज कुछ उल्टा ही सिस्टम है। लेकिन आज से हमसे कुछ साल, आज से 5-6 हजार साल पहले सोचिए ये कितने विकसित थे, ये कितना माइंड था इनके पास कि पहले मैदान को प्लान करते थे, फिर सड़कें बनाते थे, फिर नालियां बनाते थे, फिर मकान बनाते थे। आज उल्टा है, पहले मकान बना लो, फिर उसमें जबरदस्ती नालियां भी ठूसो, फिर जबरदस्ती सड़कें भी ठूसो। कैसे करके, और फिर बरसात हो तो पानी रुक जाएगा, समस्या होगी, जल भराव होगा। जल भराव होगा तो वो सड़कें भी उखड़ जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां पनपेंगी, गंदगी पनपेगी। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। ये इनकी जो टाउन प्लानिंग होती थी, जो नगर नियोजन था, इनके जो नगर थे, इनके जो नगर होते थे वो दुर्गीकृत होते थे। इनके जो नगर हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, दुर्गीकृत। दुर्गीकृत का मतलब होता है कि जहां नगर है उसकी चारों ओर एक बड़ी ऊंची दीवार बना दी जाती थी, ऊंची ऊंची बाउंड्री वाल बना दी जाती थी, उसको नगर को घेर दिया जाता था। मतलब नगर को घेर देना, नगर को ऊंची दीवारों से, ऊंची ऊंची, जे टू लगा दिया स्क्वायर, ऊंची ऊंची दीवारों से घेर देना क्या कर लाता है, क्या कहलाता है, दुर्गीकृत कहलाता है। ऊंची ऊंची दीवारों से घेर देना। अब मेरी बात को समझ रहे, अब ऊंची ऊंची दीवारों से घेर देना, ये घेरना शब्द बता रहा है कि इनको डर था किसी का, तभी तो घेर रहे थे। इनके अंदर क्या था, किसी का भय था, किसी से डर था कि हम पे कोई आक्रमण करेगा। मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं लेकिन बाद में बताऊंगा। भाई आज के नगर तो नहीं घिरे होते हैं, ये क्यों घेर रहे थे, क्लियर। दूसरा कारण, इनका दूसरा पॉइंट, इनके जो नगर थे वो होते थे बेटा, इनके जो नगर होते थे वो 2 इकाइयों में बटे होते थे। कितनी, 2 भागों में बटे होते थे, 2 भागों में विभाजित होते थे। कितने भागों में विभाजित होते थे, 2। एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला।
एक पूर्वी टीला और दूसरा क्या है, पश्चिमी टीला। मतलब हड़प्पा वासियों के नगर दो भागों में डिवाइड होते थे। एक क्या है आपका पूर्वी टीला और एक क्या है आपका पश्चिमी टीला। कहना सर एक कैसा विभाजन? तो जी हाँ, आज के नगर भी दो भागों में बटे होते हैं। आपने महसूस नहीं किया है, आपने सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया है। आज के जो नगर होते हैं, एक वो सिविल लाइन, एक हर नगर में एक सिविल लाइन होती है, वहां तुम्हें किराए का मकान नहीं मिलेगा। और एक हिस्सा होता है जहां पर आम लोग रहते हैं। सिविल लाइन जहां पर ISPCS उसके संबंधित अधिकारी होते हैं, वो मोहल्ला अलग ही होता है सिविल लाइन, उसमें तुम्हें कोई किराए का मकान नहीं मिलेगा। एक तो वो भाग हो गया। एक सामान्य एरिया हो गया जहां पर आम लोग रहते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? तो नगर दो भागों में आज भी विभाजित है। कहीं ना कहीं यहीं से नहीं हमने सीखा है कि नगर दो भागों में विभाजित होते हैं, है ना। अब कहना सर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ये क्या है? टीला का मतलब होता है ढेर। टीला का मतलब क्या होता है? ढेर। मतलब टीला शब्द यूज कर रहे हैं। टीला, इनका मतलब था कि ये लोग अपने मकान टीले पे बनाते थे। इसका मतलब था इनको डर था किसी चीज का। भाई तुम ऊंचाई पर कोई मकान बना रहे हो तो डर है ना आपको। भाई राजा महाराजा ऊपर क्यों बनाते थे अपने पहाड़ों पर किले? क्योंकि उनको डर था कि कोई आसानी से, कोई यदि मैदान में बनाएंगे तो कोई आसानी से आक्रमण कर देगा। लेकिन जब हम ऊपर बनाएंगे और कोई नीचे से आक्रमण करेगा तो हम ऊपर से पत्थर पटक देंगे, तोप चला देंगे, कुछ भी कर देंगे, आसानी से जीत जाएंगे। तो डर था ना। तो इनको किसका डर था? इनको था बाढ़ का डर। क्यों? क्योंकि ये सिंधु और सिंधु की 7 नदियों के किनारे बसे हुए थे। ये सभ्यता का जो जन्म हुआ था वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। और जहां पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां हों तो बाढ़ आना आम बात थी। तो इसी बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ से जल भराव होता होगा, उसी बाढ़ से बचने के लिए बेटा ये टीले पर अपने मकानों को बनाते थे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या, जो पूर्वी टीला होता था वो क्या होता था? बड़ा होता था। क्या होता था? बड़ा होता था। पूर्वी टीला बड़ा होता था, पूर्वी टीला बड़ा होता था और पश्चिमी टीला छोटा था, छोटा लेकिन ऊंचा ज्यादा होता था। जो पूर्वी टीला है वो बड़ा होता था। बड़ा का मतलब काफी लंबे समय एरिया में फैला हुआ था। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ फैला हुआ था? मतलब काफी लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ था। काफी लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ होता था। मतलब इसमें कौन रहती थी? जन सामान्य, आम नागरिक रहते थे। आबादी रहती थी। इस आबादी में कौन थे? इस आबादी में शिक्षक भी हो सकते हैं, इस आबादी में शिल्पकार भी हो सकते हैं, इस आबादी में व्यापारी भी हो सकते हैं, इस आबादी में श्रमिक भी हो सकते हैं, इस आबादी में पुरोहित भी हो सकते हैं, इस आबादी में आपके इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ये कहां रहते थे? पूर्वी टीला पर। लेकिन जो पश्चिमी टीला था बेटा, ये ऊंचा था और यहां पर किला या दुर्ग के साक्ष्य मिले। यहां पर क्या मिलते थे? किले या दुर्ग के साक्ष्य मिलते थे। किले और दुर्ग बने होते थे। क्या बने होते थे? किला या दुर्ग। आज भी देख लो, थोड़े आज से बैक जाओ 200 साल पहले, कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर किले या दुर्ग बने होते थे। उसमें शासक रहता था और शासक से संबंधित जिस सैन्य अधिकारी या असैन्य अधिकारी थे वो उसके साथ रहते थे। और जो जन सामान्य आबादी है वो किले से नीचे रहती थी। या सुनो, रहती थी कि नहीं रहती थी? तो किला पर जो दुर्ग या किला या जो दुर्ग होता था उस पर कौन रहता था बेटा? यहाँ का शासक वर्ग रहता था, जो रूल करता था। कौन रहता था? शासक वर्ग रहता था। तो कहीं ना कहीं ये किले बनाने की परंपरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। और कहीं ना कहीं आज भी जो नगर का दो भागों में विभाजन मिलता है वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित है। क्लियर?
इसके जो नगर हुआ करते थे, वो नगर में क्या होता था, इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समांतर पर काटती थी। मतलब इसकी जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी, समकोण पर डिवाइड करती थी एक दूसरे को, ऐसे 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि छोटी सी गली गई और कहीं ऐसी पतली गली गई और डायरेक्ट हिटिया करी, ऐसा नहीं होता था भाई। एक सड़क ऐसे आएगी तो एक सड़क ऐसी जाएगी, एक सड़क ऐसी आएगी तो एक सड़क ऐसी जाएगी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो काफ़ी एक प्लानिंग के तहत बनाई जाती थी, इसके नगरों का निर्माण किया जाता था। तो सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। अब नगरों का ऐसे निर्माण होता था, क्लियर। अब नगरों के अंदर क्या होते हैं, देखो पहले क्या होता है, मकान होता है। मकान से क्या होता है, मोहल्ला बनता है। और कई मोहल्ले मिलकर क्या बनाते हैं, कई मोहल्ले मिलकर नगर बनाते हैं। उसी प्रकार से मकान किससे मिलकर बना होता है, दीवार से मिलकर बना होता है। मकान किससे मिलकर बना होता है, कमरों से मिलकर बने होते हैं। और कमरे किससे मिलकर बने होते हैं, कमरे दीवारों से मिलकर बने होते हैं। और दीवारें किससे मिलकर बनी होती हैं, ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। आप ये बात भी समझ रहे हो कि ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरे बनते हैं, कमरों से मकान बनते हैं। विभिन्न मकान, बहुत सारे मकान मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं और बहुत सारे मोहल्ला मिलकर एक नगर बनाते हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंट हुआ करती थी वो आयताकार थी, मेरी बात को समझना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंट हुआ करती थी वो आयताकार, तो दीवार भी कैसी होगी, आयताकार। और कमरे भी कैसे होंगे, आयताकार। और मकान का आकार भी कैसा होता होगा, आयताकार। और नगर का आकार भी कैसा हुआ करता होगा, आयताकार। तो देखिए आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऐसे पढ़ने का जो तरीका है वो अलग ही होता है अपना। अब ईंट का जो आकार था वो कैसा होता था, आयताकार होता था। ईंट कैसी होती थी, 28 सेमी इंटू 14 सेमी इंटू 7 सेमी। मतलब ईंट की जो क्या थी, ये साइज थी। तो 7 का भाग लगाओगे तो 4 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1। तो इसमें ईंट में जो रेशियो था वो 4, 2 और 1 का होता था। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2014 के टेट में और विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। इसका मतलब है ईंट जो आयताकार होती है वो जालीनुमा होते हैं, क्लियर। अब इसके मकान की जब हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि मकानों से मिलकर ही तो नगर बनेंगे, मकानों से मिलकर ही तो क्या बनेंगे, नगर बनेंगे। जब मकान की बात कर रहे हैं तो मकान में ईंटें लगी होती थी और मकान का जो निर्माण होता था, मेरी बात को समझ, मकान का जो निर्माण होता था वो ग्रिड पद्धति पर होता था, ग्रिड पद्धति पर। आप कहना सर मकान मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ग्रिड पद्धति पर होता था। तो मकान ही तो क्या होते हैं, मकान ही मिलकर तो क्या बनाते हैं, नगर। तो नगर भी कौन सी पद्धति पर बनाया जाता था, ग्रिड पद्धति पर। अब नगर में क्या होते हैं, नालियां। तो नालियां भी कौन सी पद्धति पर बनाई जाती थी, ग्रिड पद्धति पर। अब नगर में क्या होती हैं, सड़कें। तो सड़कें भी कौन सी पद्धति पर बनाई जाती थी बेटा, ग्रिड पद्धति पर। ग्रिड पद्धति मतलब जालीनुमा। तो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अरे बेटा ग्रिड पद्धति जो होती है वो एक जालीनुमा पद्धति, और जाल कैसा होता है, एक आयताकार होता है। तो मकान जब आयताकार है तो मकान से मिलकर नगर बनेंगे, तो नगर भी आयताकार होगा। नगर में नालियां भी होंगी, सड़कें भी होंगी। तो ग्रिड पद्धति पर आधारित सड़कें भी बनती थी, नालियां भी बनती थी, नगर भी बनते थे और मकान भी बनते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के मकान 2 वर्गों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा उसका अपवाद था, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, है ना। तो आपको ये सब समझ में आया हो। दूसरी बात, अब यदि हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर आता है मोहनजोदड़ो।
कौन आता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का पहला है ऐसा। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे मोहनजोदड़ो से, तो सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता की बात होगी। कौन खोजकर्ता की बात होगी? तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता की बात होगी, और खोजकर्ता की बात होगी, और खोज कब की गई थी इसकी भी बात होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोज 1922 में हो रही। इसकी जो खोज की थी वो रखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, और इसके खोजकर्ता थे रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी थे। सर अब कहना कि इसकी खोज क्यों हो रही थी, क्या जी आज नहीं है? हड़प्पा सभ्यता मतलब मोहनजोदड़ो नगर आज नहीं है? जी बेटा आज नहीं है, ये डिक्लाइन हो गया, इसका पतन हो गया। अब पतन का मतलब विनाश से नहीं लगाना, पतन का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इस नगर को छोड़कर कहीं और चले गए थे। फिर क्या हुआ? इसके मकान डैमेज हो गए, खंडर हो गए, और धीरे 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 इस पर रेत चढ़ती गई, बालू चढ़ती गई, और धीरे धीरे इस पर एक पतली परत जम गई, बिल्कुल प्लेन मैदान हो गया। फिर उस पर पेड़ उगाए, ठीक है। फिर लोगों ने देखा कि या तो अच्छा प्लेन मैदान है, तो 100 200 300 साल बाद कुछ लोग आए, इस पर रहने लगे। फिर उन्होंने खेती मेती करी होगी तो वो खंडर निकले, तो फिर खंडर की सूचना सरकार को दी। सरकार ने फिर यहाँ पर सर्च किया तो पता चला कि यहाँ तो कुछ लोग रहते थे, और फिर इसको पूरा खोदा गया इस एरिया को, तो पता चला कि यहाँ के लोग तो काफ़ी अच्छा जीवन जीते थे। यस, यही बात मैं कह रहा हूँ। खोज शब्द ये आ जाए तो समझ लेना कोई गायब हो चुका है। खोज हम तभी करते हैं जब कोई गायब हो जाता है। तो गायब हो गया मोहनजोदड़ो, इसकी हमने खोज की। कब की? 1922 में। खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। क्या खोज की थी? कि भाई ये नगर कैसे लुप्त हो गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। भाई कोई खोज हो, कोई लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसके पीछे की कहानी होती है ना। क्राइम पेट्रोल देखते हो आप लोग, तो उस क्राइम पेट्रोल में यही दिखाया जाता है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर था। क्या नगर था? सबसे बड़ा नगर था ये। क्या था? सबसे बड़ा नगर था ये, सबसे बड़ा नगर था। और सबसे बड़ा नगर था तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी की रही होगी, तो सर्वाधिक जनसंख्या भी इसी की। अब सबसे बड़ा नगर है तो भाई सबसे बड़ी नदी के किनारे हो। सबसे अब आपने सप्त सैंधव, सप्त सिंधु नाम पढ़ा, मतलब सिंधु और सिंधु की 7 सहायक नदियां। इसमें सबसे बड़ी नदी कौन है? सिंधु। और हड़प्पा सभ्यता का जो जन्म हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। या सुनो, तो सबसे बड़ा नगर तो उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी होना चाहिए, और सबसे बड़ा नगर था तो सबसे बड़ी नदी का नाम था सिंधु। इस सिंधु के किनारे यह नगर बसा हुआ था। जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ोगे, रिलेट करके पढ़ोगे, तो मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से मतलब अपनी स्किल को, एजुकेशन स्किल को बढ़ा पाओगे। जैसे अब सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अब भाई इसके अन्य नाम भी थे। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम क्या थे? ये भी हमारे सामने एक प्रमुख प्रश्न उभर कर आता है कि मोहनजोदड़ो के अन्य नाम क्या थे। भाई मैंने आपको बताया था कि चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, उसके कई नाम होते हैं। स्कूल का अलग नाम होता है, कॉलेज का नाम अलग होता है, फ्रेंड सर्कल में कुछ और होता है, घर का कुछ और होता है। भारत के भी अनेक नाम, देश के भी अन्य नाम होते हैं। हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यावर्त है, भारत है, जम्मूद्वीप है, कितने सारे नाम। तो भाई इसके भी अनेक नाम हो सकते हैं। नामों में क्या रख दो। तो इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ये इसे कहते हैं प्रेतों का टीला। क्या कहते हैं? प्रेतों का टीला। क्योंकि यहाँ पर जब इसकी खुदाई चल रही थी तो
कुछ कंकाल तंत्र मिले थे, और कंकालों में क्या होते, प्रेत होते, भूत होते, आत्माएं होती, इसी कारण इसको प्रेतों का टीला या कंकालों का टीला, या प्रेत किसमें होते, कंकालों में, तो इसे कंकालों का टीला भी कह सकते, या प्रेतों का टीला भी कह सकते हैं, और कंकालों का टीला इसको मिले। इसे आप क्या कह सकते हैं, गार्डन ऑफ जॉय भी कह सकते हैं, या इसे सिंधु का बगीचा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंधु का बगीचा भी कहते हैं। इसे सिंध का नकली स्थान भी कहते हैं। तो भाई ये इसके अन्य नाम हो गए। अब कहना सर यहाँ से मिले क्या क्या है, जब इसकी खोज हुई, इसकी खुदाई हुई, तो यहाँ पर क्या क्या पाया गया, उसके बारे में भी हम जान लेना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, इस बात को याद रखिए। सबसे पहले तो एक मिला यहाँ से अन्नागार। क्या मिला, अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है अन्न का भंडारण क्षेत्र, जहां अन्न का भंडारण किया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है, अन्न का भंडारण किया जाता है। अन्न का मतलब अनाज, अनाज का स्टॉक किया जाता है। ऐसा स्थान जहां अनाज का स्टॉक किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। अब अनाज का स्टॉक कौन कर पाता है, अनाज का स्टॉक कौन कर पाता है, जिसके पास अनाज जो होता है वो काफी बड़ी मात्रा में निकलता है, बचत में होता है। क्या आपके पास आज अनाज का स्टॉक है, क्या आज आपके पास इन दिस टाइम अनाज का स्टॉक है, नहीं ना। कुछ लोगों के पास हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि आज लोगों की बचत उतनी नहीं हो रही, अन्न का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, उत्पादन उतना नहीं हो रहा है। लेकिन सोचो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में अन्नागार मिला है, मतलब वहां के लोगों के पास कितना अच्छा उत्पादन होता होगा, मतलब कितने आत्मनिर्भर होंगे, उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रही होगी। जिस व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं होती वही तो वर्तमान को अच्छा बना पाता है, और वर्तमान को अच्छा बनाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उनकी सड़कें, उनके नगर, उनका रहन सहन, उनका कल्चर। जो वर्तमान पे जीते हैं तो वो सबसे ज्यादा किस पे वर्क करते हैं, अपने इनोवेशन पर वर्क करते हैं, नवाचार लाते हैं। तो भाई ये इनका नवाचार बताता है कि भाई इनका जो अनाज का स्टॉक होता था, अन्न का क्या होता था, प्रोडक्शन उत्पन्न होता था, मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी शानदार थी। मतलब अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती, एक सरप्लस और एक अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस, और एक जीनेय। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, सरप्लस थी, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। इससे आप इनकी अर्थव्यवस्था का क्या लगा सकते हो, मोटा मोटा अर्थव्यवस्था का क्या लगा सकते हो, काफी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, सरप्लस थी, काफी अच्छी थी, अधिशेष उत्पादन। लेकिन सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। छोटे छोटे अन्नागार हर घर में मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार यह संभवतः सैंदव घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो इमारत थी वो सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार। आज देखो मंडियां कितनी बड़ी बड़ी होती, आज के अन्नागार कौन है, मंडी, जिसमें गेहूं स्टॉक में, अनाज स्टॉक में किया जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था कब बनी है इतनी मजबूत, जब एनएफएसए लागू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया, 2013 में। इसके पहले तो हमारी जीने योग्य थी, हम स्टॉक नहीं कर पा रहे थे, स्टॉक करने के पास हमारे पास उतने अच्छे भंडारण चित नहीं थे, लेकिन इनके पास देखो कितने अच्छे भंडारण थे। तो ये अन्नागार की जो इमारत थी वो संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी। ये बताती है कि भाई इन लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। इन लोगों का, इसका जो आकार था इस इमारत का, वो था 45.71 मीटर गुणा 15.23 मीटर, मतलब ये थी इसकी लंबाई और ये थी इसकी चौड़ाई।
इसके बाद यहां से दूसरा पॉइंट मिला है हमें स्नानागार का, दूसरा साक्ष्य मिला है स्नानागार का। स्नान का मतलब नहाना, स्नान करना। जो स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं ये विशाल स्नानागार है। कैसा है? विशाल स्नानागार है। छोटा मोटा स्नानागार नहीं था, छोटे मोटे। देखो यहां पर प्रत्येक घर में स्नानागार था, लेकिन ये विशाल स्नानागार था, ये सबसे बड़ा स्नानागार था मोहनजोदड़ो का। कारण क्या है? देखो क्या होता है, जब कोई बड़े फंक्शन होते हैं तो सब लोग एक साथ मिलते हैं, वहां पर नहाते हैं और पूजा पाठ जो भी करते हैं इसके बाद घर चले जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति होती है, सब लोग क्या करते हैं, एक जगह जाके नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं। नहाते कि नहीं नहाते? आज देख लो तुम्हारे स्विमिंग पूल कितने हैं, उस समय देखो स्विमिंग पूल कितना था, कितना विशाल था। समझ रहे? तो जो स्नानागार मिला है तो इसमें इसके अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां लगी हुई थी। उत्तर और दक्षिण से क्या हुई थी, इसमें सीढ़ियां लगी हुई थी और इसके बगल में कुछ कमरे बने हुए थे और वेदिकाएं बनी थी। क्या बनी थी? वेदिकाएं, हवन कुंड बने थे जिसमें आप क्या कर सकते थे, वेदिका कमरे में अपने कपड़े चेंज कर सकते थे। वेदिका मतलब हवन पूजन पाठन करो और अपने घर को निकल जाओ। इसकी जो इसमें उतरने के लिए उत्तर से और दक्षिण से क्या थी, सीढ़ियां लगी हुई थी। मतलब मैंने उत्तर और दक्षिण 2 पॉइंट आपको लिए हैं। उत्तर ही दक्षिण क्यों, पूर्व और पश्चिम से सीढ़ियां क्यों नहीं लगी हुई थी, ये हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है। एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि ये लोग क्या करते थे, जो जो सब होते थे, मृतक होते थे, उनको दफना भी, इनको भी उत्तर और पश्चिम में ही दफनाते थे। उत्तर में सिर होते थे, दक्षिण में पैर होते थे। इसका मतलब है सबसे पहले उत्तर आता है। इसका मतलब है कि उत्तर इनकी सबसे पवित्र दिशा रही होगी। पवित्र दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में भी पवित्र कौन है? उत्तर दिशा रही होगी। इसका रीजन क्या है? पवित्र दिशा कौन रही होगी? ए वाली रही होगी। सबसे पवित्र दिशा कौन सी रही होगी? ए वाली। एक मिनट बेटा, सबसे पवित्र दिशा रही होगी। इसके बाद मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक पुरोहित का आवास भी मिला है। क्या मिला है? एक पुरोहित का आवास भी मिला है। इसके बाद यहां से एक पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? देखते चलिए, आगे देखना कि यहां से क्या मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मिली है पाशुपतिनाथ की मूर्ति, पाशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इस पाशुपतिनाथ को शिव जी का प्राक रूप माना गया, सबसे प्राचीन रूप माना गया। मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता वाले शिव जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव जी की आराधना करते थे, शिव जी की पूजा अर्चना करते रहे होंगे। क्या करते थे? शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा चौथा जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति, जो पूर्णतः नग्न अवस्था में है। नग्न अवस्था में है। कैसे है? नग्न अवस्था में है। ठीक है। जो क्या कर रही है? नर्तकी। नर्तकी का काम क्या है? नृत्य करना। जो नृत्य कर रही है, क्या कर रही? नृत्य मुद्रा में है। कैसी मुद्रा में है? नृत्य मुद्रा में है। अब ये नग्न अवस्था में मिली है तो ये किसकी बनी है? कांसे की बनी है। कांसे की बनी है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है, कांसे की बनी है। इसके अलावा ये मूर्ति हमें दिखाती है कि ये लोग मनोरंजन के शौकीन थे। क्या करते थे? मनोरंजन करते रहे होंगे। ये बताते हैं कि ये गाने बजाने में बिलीव करते थे, गाने बजाने में बिलीव करते थे। ये नृत्य के भी शौकीन थे। ये नृत्य के क्या थे? शौकीन थे। ये सब चीजें, ये सब एक्टिविटी इनकी मूर्ति बता रही कि ये लोग भी आज जो हम लोग मनोरंजन के साधन है, टेलीविजन है, मोबाइल है, रेडियो है इत्यादि हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना मनोरंजन करते रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हड़प्पा की। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा की। हड़प्पा चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया नगर था, सर्वप्रथम खोजा गया नगर था।
कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम सायनी ने। दयाराम सायनी ने 1921 में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसी कारण आप लिख सकते हो सबसे पहले हड़प्पा नामक टीला खोदा, हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था। इसी कारण इसका नाम, इसी कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्लियर? सर्वप्रथम खोजा गया नगर था। दूसरी बात थी, कौन सी नदी के किनारे था बेटा? ये रावी नदी के किनारे था। इसका प्राचीन नाम क्या है बेटा? रावी का परुश्री नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? परुश्री नदी। इसके बाद यहां पर भाई क्या अवशेष मिले? यहां पर क्या मिले हैं? अवशेष क्या क्या मिले हैं यहां पर? ये भी सबसे बड़ी बात है, यहां से अवशेष क्या मिले हड़प्पा से? तो यहां से मिले हैं वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य। क्या मिले हैं बेटा? वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य। वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य। लेकिन आपसे ये पूछे कि वृत्ताकार नालियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो चनहुदड़ों से मिले हैं। वृत्ताकार जो चबूतरे हैं वो यहां से मिले हैं। सिरमिक आवास कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। सिरमिक आवास कहां से मिले हैं? यहां से मिले हैं। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज जो हमारा भारत है, आज जैसे हमारा इंडिया है, यहां पर हमने क्या लिया? इंडिया। मैंने क्या कहा? इतिहास को समझने के लिए वर्तमान को समझ लो, तुम इतिहास को समझ जाओगे। आज इंडिया की दो राजधानी है। एक तो है पॉलिटिकल राजधानी। क्या है? पॉलिटिकल राजधानी। वो क्या है? दिल्ली, राजनीतिक राजधानी। लेकिन जो आर्थिक इकोनॉमिक राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? मुंबई। या सुनो, दोनों राजधानियों की। उसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो राजधानियां थी। इंडस वैली की दो राजधानियां थी। एक तो थी मोहनजोदड़ो और एक थी आप हड़प्पा मान लो। तो मोहनजोदड़ो को पॉलिटिकल मान लो। क्या मान लो? पॉलिटिकल कैपिटल थी ये, और ये इकोनॉमिक कैपिटल मान लो। मतलब ये क्या थी? जुड़वा राजधानी थी। क्या राजधानी थी? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी ये। किसने बोला ये जुड़वा राजधानी थी? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने बोला? स्टुअर्ट पिगट, जो काफी माने भय विद्वान है, इतिहासकार रहे हैं। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी? जुड़वा राजधानी थी। इसके अलावा हम तीसरे नगर की बात करते हैं, वो है धौलावीरा। धौलावीरा, तो धौलावीरा जो नगर है, धौलावीरा, यानी इसका अर्थ हुआ, मैंने क्या क्या शब्दों को तोड़ लो, धौला धन वीरा। समझ रहे? धौला का मतलब होता है सफेद। क्या होता है? गांव में कहते नहीं, धौरी शर्ट लेके आओ, धौरी बुस्केट लेके आओ, धौरा बैल पकड़ के लाओ, तुम तो बड़े धौरे दिख रहे हो, तुम तो बड़े गोरे दिख रहे हो। धौरे का मतलब क्या होता है? सफेद, बिल्कुल व्हाइट, सफेद। और वीरा का मतलब क्या होता है? कुआ। वीरा का मतलब क्या होता है? कुआ। समझ रहे? तो इसका ओवरऑल अर्थ क्या हुआ? सफेद हुआ। क्या हुआ इसका अर्थ? सफेद हुआ। ओवरऑल अर्थ क्या हुआ बेटा? सफेद हुआ। अब धौलावीरा की एक विशेषता, दूसरी विशेषता क्या थी? जहां
सैंधव घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित थे। इसका अपवाद था 3 भागों में विभाजित था। ये कितने? 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। अब इसकी स्थिति क्या थी सर? ये कहाँ स्थित था? तो ये इसकी जो स्थिति है कच्छ के रण में थी। इसकी जो स्थिति है बेटा वो कहाँ थी? कच्छ के रण में थी। मतलब ये कच्छ के रण में स्थित था। इसके अलावा आपको एक पता होता है कि पड़ोसी का असर पड़ोसी पे पड़ता है, पड़ोसी का थोड़ा बहुत असर पड़ोसी पे पड़ता है। समझ रहे? जैसे मैं राजस्थान ले लूँ, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जितना हिस्सा इस राजस्थान से लगेगा तो वो उतना राजस्थान क्या है बेटा? गर्म है। राजस्थान का टेम्परेचर क्या होता है? तापमान हाई होता है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे आगरा हुआ, मथुरा हुआ, यही तो लगते हैं, तो भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र भी क्या होगा? इनका भी तापमान अधिक होगा। राजस्थान में वर्षा नहीं होती है तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है? इन्हीं दोनों क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा राजस्थान के इस वाले हिस्से से क्या लगा हुआ है? एक कच्छ का रण है। क्या है बेटा? कच्छ का रण है कि नहीं? कच्छ का रण है। तो भाई तापमान ज्यादा है तो वर्षा नहीं यहाँ होती है, वर्षा नहीं होती है तो जमीन धूल बन चुकी है, धूल उड़ती है। या सुनो, क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। तो भाई सबसे ज्यादा जब ये 3 विशेषताएं इसकी हैं तो फिर इसकी भी 3 विशेषताएं होना चाहिए आगरा मथुरा की। तो सबसे आगरा और मथुरा सबसे गर्म जिला होते हैं, सबसे ज्यादा धूल भी उड़ती है, मतलब वायु अपर्दन भी होता है आगरा और मथुरा में। समझ रहे? और सबसे कम बारिश भी यहीं पर देखने को मिलती है। दूसरी कारण, अब इस साइड क्या लगा हुआ है? कच्छ का रण, तो यही विशेषताएं इसकी होंगी। तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा? इसका भी अधिक होगा। वर्षा बहुत कम होती होगी, वर्षा क्या होती होगी? कम होती होगी। क्या होती होगी? वर्षा कम होती होगी। समझ रहे? और जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण से फिर लग जाता है क्या? इस साइड समुद्र। क्या लग जाता है? फिर समुद्र लग जाता है थोड़ा बहुत, या कच्छ की खाड़ी लग जाती है। तो इस साइड से तो समुद्र का पानी इसमें आ रहा है, इस साइड से धूल आ रही है, वर्षा आ रही है, तो मतलब धूल है, पानी है, तापमान है, तो ये कैसा? दलदली एरिया बन जाएगा। मतलब कैसा बन जाएगा? दलदली एरिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है या वर्षा नहीं होती होगी तो जो जल है इसकी काफी कमी होती होगी, जल से जूझता रहा होगा। तो इसी कारण जो धौलावीरा को जल की समस्या रही होगी, तो जल की समस्या से निपटने के लिए धौलावीरा में जल प्रबंधन सबसे उच्च कोटि का था। यहाँ पर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे विशाल जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। आपसे प्रश्न, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जलाशय थे और जलाशय एक दूसरे से कनेक्ट थे। एक जलाशय भर जाएगा तो उसका पानी दूसरे में चला जाएगा, वो ओवर हो जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो सोचो, ये लोग जल की एक एक बूंद की कीमत समझते थे, लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं? क्या इतने डिसिप्लिन में रहते हैं? क्या इतने हम लोग सिंसियरिटी हैं? ऐसा मुश्किल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता हम लोग डिसिप्लिन में नहीं है, वरना हमें SDG नहीं लाने पड़ते। इसके अलावा यहाँ से विशाल जला के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? स्टेडियम। अब स्टेडियम में क्या क्या होता है? देखो, स्टेडियम में क्या होता है? स्टेडियम में क्रिकेट, स्टेडियम में खेल भी खेले जाते हैं। क्या होते हैं? खेल, मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी होती रही होंगी। क्या होती नहीं होंगी? प्रतियोगिताएं भी होती रही होंगी, मतलब खेल भी खेले जाते रहे होंगे। दूसरी बात, स्टेडियम में क्या होता है? बड़े बड़े समारोह होते हैं। भाई स्टेडियम में आज जो नेता वगैरह आते हैं, लीडर वगैरह आते हैं, वो बड़े बड़े स्टेडियम में आते हैं, वहां पर अपना भाषण देते हैं। या कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, वहां पर क्या होता है? फंक्शन करते हैं वो लोग, त्योहार पार्टियां करते हैं, समारोह भी होता है। फिर तो अब ये समारोह, स्टेडियम में समारोह भी होता है, खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। और क्या होता है स्टेडियम में? और ये स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है आपको बेटे? धौलावीरा से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। और ये कितने भागों में बटे हुए? 3 भाग।
इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? लोथली। किसकी बात करते हैं? लोथली। लोथल जो आपका शहर था वो था, इसकी स्थिति कहां थी? गुजरात, जो खंबात की खाड़ी। गुजरात में जो खंबात की खाड़ी पड़ती है, खंबात की खाड़ी, जैसे आप देखोगे ये ये वाला ये वाला खंबात की खाड़ी नदी, समझ रहे? नदी का नाम कौन सी नदी के किनारे? भोगबा नदी के किनारे। एक कैसा नगर था? ये बंदरगाह था। यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर क्या होते थे? जहाज आते थे, रुकते थे, जाते थे। मतलब यहाँ पर क्या होता था? ये क्या था? बंदरगाह था। मतलब यहाँ से क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार समुद्र के माध्यम से। मतलब बंदरगाह था, मतलब ये समुद्र से परिचित थे। किससे परिचित थे सैंदबवासी? समुद्र से परिचित थे। और मैंने कहा विदेशी व्यापार होता था, तो किन देशों से होता था विदेशी व्यापार? तो भाई उस इराक से ले लो, ईरान से ले लो। उस समय इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। अफगानिस्तान से ले लो, उस समय विदेशी व्यापार होता था। ये विदेशी व्यापार ले लो। इसके बाद जो बंदरगाह था, तो यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा यानी डाकयार्ड, डाकयार्ड का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं, डाकयार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोथल था, क्या होता था कि लोथल में कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं कि जहां इस सभ्यता के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, दरवाजे प्लस खिड़कियां हैं, दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो सड़क के विपरीत दिशा में खुलती थी। मतलब सड़क के पीछे खुलती थी, मतलब सड़कों के पीछे खुलती थी। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल इसका अपवाद था। लोथल क्या था? इसका अपवाद था। इसकी खिड़कियां और दरवाजे मुख्य फ्रंट की ओर खुलते थे। अब यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला है लोथल से? लोथल से मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के बनाने का कारखाना मिला है। दूसरा पॉइंट यहां से क्या मिला है? यहां से तराजू के साक्ष्य मिले हैं। मतलब तराजू थी तो बांट भी होंगे, बांट थे तो मापतौल से भी परिचित होंगे, और मापतौल थे तो मापतौल की कोई पद्धति होगी। तो मापतौल क्या थी? 16 के गुणक में थे। किसके गुणक में थे? 16 के गुणक में थे, 16 के अनुपात में थे। मापतौल जो बांट थे, बांट किसी के भी तो बनाए जाते होते। कौन सी धातु इसमें प्रयोग में लाई जाती थी? कौन सी धातु के बनाए जाते थे? ये बांट किस पद्धति पर आधारित थे? भाई बांट किस पद्धति पर आधारित थे? बांट किस धातु के बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। तो वो पत्थर करना, ये हम स्थापित, जो मतलब इसकी स्थापित कला पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको कि बांट किस चीज के बनाए जाते थे। भाई जो मन के बनाए जा रहे हैं वो किसके बनाए जा रहे? मन के किस चीज के बनाए जा रहे? ये मन के क्या है, इसके बारे में थोड़ा वेट करो। जब हम इसका संस्कृत स्थापित कला पढ़ाएंगे उसमें काफी एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यहाँ से रंगाई कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। रंगाई कुंड के साक्ष्य भी मिले। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा जो अगला नगर आता है वो चन्हूदड़ो आता है, या पहले कालीबंगा ले लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा को तोड़ेंगे तो बनेगा कालीधन बंगा, यानी बंगा यानी बंगन। काली का मतलब ब्लैक रंग, और बंगा मतलब चूड़ियाँ, तो इसका अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियों वाला नगर।
मतलब यहाँ पर काली चूड़ियाँ बनाई जाती रही होंगी, यहाँ पर सेट उद्योग लगे होंगे काली चूड़ियों के। इसकी स्थिति कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। क्या साक्ष्य मिले? यहां से एक मानव की खोपड़ी मिली है जिसमें छिद्र है। इससे पता चलता है कि ये शल्य क्रिया से परिचित थे। ये शल्य क्रिया मतलब बॉडी की, मतलब जो शल्य क्रिया होती है, चीर फाड़ होती है, तो ये शल्य क्रिया से परिचित थे। यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले, मतलब भूकंप उस समय भी आते रहे होंगे, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि सभ्यता के विनाश में कुछ भूकंप का भी हाथ था। भाई भूकंप एक नई चीज थोड़ी, भूकंप तो उस समय भी आ रहे, आज भी आ रहे। क्या आज हमने कितना प्रबंध भूकंप से निपटने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए हैं, क्या उनने क्या क्या प्रबंधन किए होंगे, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहां से आयताकार अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब है ये अंधविश्वासी भी थे, परलोक में विश्वास करते थे, परलोक में विश्वास करते थे। समझ रहे? यहां से हड्डियां भी मिली हैं, इसका मतलब ये लोग जादू टोना करते थे। हड्डियां भी मिली हैं छोटी छोटी, जादू टोना करते थे। इसका मतलब ये बलि चढ़ाते थे, बलि भी चढ़ाते थे, बलि प्रथा भी थी। मतलब इसका मतलब है ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। या से इसके बाद यहां से क्या है, यहां से नक्काशीदार खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशीदार खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है, जिगजैग आड़ी तिरछी जुताई की गई। मतलब आड़ी तिरछी जुताई, जब खेत की सीधी सीधी जुताई की जाए तो इसका मतलब है ये सीधी खेत की जुताई हो रही, मतलब एक फसल बो रहे हैं आप इसमें। लेकिन आप एक खेत में ऐसी भी हो रही और फिर ऐसी भी कर रहे हैं आप, समझ रहे? तो इसमें आड़ी तिरछी दोनों जुताई हो रही, इसका मतलब है आप दो फसलों को एक साथ पैदावार कर रहे हैं। जैसे जैसे गेहूं के खेत में सरसों का भी उगाना, तो मतलब ये लोग एक साथ दो फसलों को उगाना भी जानते थे, दो फसलों को उत्पादित करते थे। इसके अलावा ये लोग एक साथ दो फसलों का उत्पादन भी करते रहे हो। इसके बाद कालीबंगन के मकान में, यहाँ के जो मकान हैं इनमें इनकी कालीबंगा के मकान में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया। लेकिन दरवाजे और खिड़कियों में, खिड़की और जो कुआ बनाए जाते हैं उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं चनहूदड़ों की। चनहूदड़ो कौन सी नदी के किनारे है भाई? सिंधु नदी के किनारे है। इसका मतलब है ये सिंध क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में बसा हुआ था? सिंध क्षेत्र में बसा हुआ था चनहूदड़ो। इसके अलावा ये क्या था? ये दुर्गीकृत नहीं था,
बाकी नगर क्या होते थे, दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत नहीं था, ओपन सिटी थी। यहाँ की जो नालियां हुआ थी वो नालियां, इनकी उनकी जो नालियां थी वो आयताकार हुआ करती थी। देखा मैंने क्या कहा, मकान इनके, मैंने क्या क्या कहा था, नगर जो हुआ करते थे इनके आयताकार हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे, आयताकार, मैंने कहा था। अब नगर में क्या होते हैं, मकान, तो मकान भी क्या होते हैं, आयताकार होते थे। नगर में क्या होती थी, नालियां, तो नालियां भी क्या हुआ करती थी, आयताकार हुआ करती थी। नालियों में क्या होती थी, सड़कें, सड़कें भी कैसी होती थी, आयताकार होती थी। क्या होती थी, सड़कें। मकान कैसे होते थे, मकान कमरों से मिलकर बनते थे, और कमरे दीवारों से मिलकर बनते थे, और दीवारें ईंटों से मिलकर बनती थी। तो ईंट कैसी होती थी, आयताकार। तो जब ईंट आयताकार तो दीवारें आयताकार, कमरे आयताकार, मकान मकान से मिलकर क्या बनती है, नगर, नगर आयताकार है। और नगरों में क्या होती, नालियां और सड़कें, तो ये भी क्या होती होंगी, आयताकार रही होंगी। समझ में आ रहा होगा आपको। तो नालियां भी क्या होती थी, नालियां, लेकिन ये अपवाद था, इसकी नालियां थी जो वृत्ताकार थी, जो नालियां थी वृत्ताकार थी। अब आपको बात समझ में आएगी, नालियां वृत्ताकार थी, लेकिन वृत्ताकार चबूतरे कहाँ थे, हड़प्पा में थे। ठीक है, यहाँ की ईंटें कैसी थी, ईंटें कैसी थी, आयताकार नहीं थी, वृत्ताकार थी। यहाँ की ईंटें कैसी थी, वृत्ताकार थी। देखिए यहाँ से नालियां जो, ईंटें भी कैसी थी, सॉरी इस बात पे कंफर्म नहीं, नालियां जो थी वो पाइपनुमा होती थी। वृत्ताकार होंगी तो कैसी होंगी, पाइपनुमा होंगी कि नहीं होंगी, क्या होंगी, पाइपनुमा। पाइपनुमा क्या थी, इनकी नालियां हुआ करती थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, यहाँ से मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के छोटे छोटे गुड़िया होते हैं, छोटे छोटे गुड़िया, इनको एक धागा से बांध दिया जाए तो एक माला बन जाती है, और माला बन जाती है तो एक गले में पहनी जाती है। ये क्या गले में पहन लेते हैं, ये क्या होता है हमारा आभूषण का एक रूप है, छोटी छोटी गुड़िया पहन के। तो मन के बनाने का, मन के की फैक्ट्री मिली है, यहाँ से मन के की फैक्ट्री मिली है। इसके अलावा यहाँ से काजल की शीशी मिली है। मतलब एक काजल की शीशी, मतलब ये काजल लगाते रहे हो, काजल। यहाँ से काजल की, अंजन सिल्का की क्या मिली है, शीशी मिली है। यहाँ पर एक ऐसा साक्ष्य मिला है कि शायद लोमड़ी का पीछा कर रहा है, मतलब ऐसे लोमड़ी का पीछा कर रहा है, कोई कुत्ता पीछा कर रहा है, ऐसे कोई पीछा कर रहा है, ऐसे साक्ष्य मिले, उनके पद चिन्ह मिले, उनके पैरों के निशान मिले हैं उसके आकार पर। तो ये क्या हो गया आपका, आपका कालीबंगा हो गया, सॉरी जनहुद्र हो गया। तो ऐसे करके सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगर हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख नगरों को हम लोगों को पढ़ना है। जितनी जानकारी हमारे वनडे एग्जाम की दृष्टि से, और जो आरओ एआरओ और पीसीएस टच करे, उनकी दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। उनकी दृष्टि से पढ़ने के लिए अपार ज्ञान है, लेकिन हमें उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन की दृष्टि से पढ़ना है। बशर्ते हमें उतने कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जितने कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो। तो हम लोगों ने इसका सेकंड चरण को तब्दील किया। अब हमें बात करनी है इसके तृतीय चरण की, जो अगले भाग में हम लोग बात करेंगे। वो तृतीय चरण में होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ और आर्य भारत में एस्टेब्लिश्ड कैसे हुए, आर्य भारत में कैसे आए। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। जय हिंद।